स्टडी आईक्यू के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारतीय सैटेलाइट सिस्टम नाविक। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कहीं जाने के लिए आप कोई कैब बुक करते हैं तो कैब का एग्जैक्ट लोकेशन आप अपने मोबाइल पर देख पाते हैं। यहाँ तक कि इसके सहारे आप किसी अपरिचित जगह पर भी आसानी से पहुंच पाते हैं। ये सुविधा आपको कैसे मिलती है? क्या कभी इस पर विचार किया है? तो आर्टिकल के बहाने हम इस बात पर चर्चा करते हैं और भारत का इस तकनीक के विकास में क्या रोल है, इसे भी देखेंगे। आमतौर पर जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नामक तकनीकी इस्तेमाल इन गतिविधियों में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस सिस्टम को सैटेलाइट की सहायता से ऑपरेट किया गया है। इस सिस्टम को नेविगेशन या नौवहन भी कहा जाता है। जीपीएस की तरह भारत भी अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना रहा है। इसका नाम नाविक रखा गया है। नाविक को अभी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का दर्जा हासिल है। ये क्षेत्रीय नेविगेशन सेवा देना शुरू कर चुका है। इसके आगे जीपीएस की तरह वैश्विक कवरेज तक विस्तार किया जाएगा। वैश्विक कवरेज वाली उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कहा जाता है। नाविक को विदेशी नेविगेशन सिस्टम पर से हमारी निर्भरता खत्म करने के लिए लाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विदेशी नेविगेशन सिस्टम पर से हमारी निर्भरता को खत्म कर पाएगा? क्या ये जीपीएस को रिप्लेस कर पाएगा? आज के कार्यक्रम में इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से तलाशेंगे। साथ ही जानेंगे कि नाविक क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी सीमा क्या है, ये जीपीएस से कैसे अलग है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीपीएस को विस्थापित करने में कहाँ तक सक्षम है। इसके लिए नाविक को अभी कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आखिर में इन चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है। मगर इन सभी पहलुओं पर बात करने से पहले नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को संक्षेप में जानना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो उपग्रहों का इस्तेमाल कर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जियो पोजिशनिंग की जानकारी मुहैया कराता है। मतलब इसका इस्तेमाल किसी भी चीज की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसके तहत ये सिस्टम नेविगेशन प्राप्त करने वाले उपकरणों के समय के साथ उनके स्थान यानी देशांतर, अक्षांश और ऊंचाई को निर्धारित करता है। इस तरह ये सामूहिक रूप से पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग की जानकारी देता है। ये जानकारी किसी भी फोन या इंटरनेट डिवाइस से स्वतंत्र रूप से हासिल की जा सकती है। भारत का नाविक इसी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उदाहरण है। आइए अब नाविक सिस्टम के बारे में विस्तार से जानते हैं। देश की स्थिति, नेविगेशन और समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का विकास किया। इसे ही नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन का नाम दिया गया। नाविक सिस्टम का विकास मूल रूप से 2006 में शुरू किया गया। इसे करीब 1426 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू किया गया। हालांकि इसके 2011 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, मगर इसे 2018 में पूरा किया जा सका और ये तभी से ऑपरेशन में है। नाविक को पहले आईआरएनएसएस यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में जाना जाता था। इसे 7 उपग्रहों के एक समूह के साथ डिजाइन किया गया था, मगर अब धीरे धीरे इसके उपग्रहों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। वर्तमान में नाविक सिस्टम के 3 उपग्रहों को पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा में रखा गया है, जबकि 4 उपग्रहों को 29 डिग्री के झुकाव के साथ भू समकालीन कक्षा में रखा गया। नाविक ग्राउंड स्टेशनों के एक नेटवर्क के जरिए 24/7 सुविधा मुहैया कराता है। ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क के नियंत्रण केंद्र, सटीक समय सुविधा, सिग्नल रेंज और एकीकृत निगरानी स्टेशन तथा 2 तरफा रेंजिंग स्टेशन आदि शामिल किए गए हैं। नाविक 2 सेवाएं प्रदान करता है।
नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए एसपीएस या स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा। नाविक में भारत और भारतीय सीमा से परे 1500 किलोमीटर के क्षेत्र तक कवरेज प्रदान करने की क्षमता है। इसे उपयोगकर्ता की स्थिति की सटीकता 20 मीटर और समय सटीकता 50 नैनो सेकेंड से बेहतर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज सिग्नल अन्य वैश्विक नेविगेशन सिस्टम के सिग्नलों जैसे जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और बाइडो के साथ इंटरऑपरेबल है, यानी ये इन सब के साथ संपर्क बनाए रख सकता है। अब सवाल है कि नाविक जीपीएस को रिप्लेस करने में कितना सक्षम है। दरअसल जीपीएस दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके उपग्रह दिन में 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जबकि नाविक का वर्तमान में महज भारत और आसपास के क्षेत्रों में ही उपयोग किया जाता है। हालांकि भारत नाविक को वैश्विक बनाना चाहता है, मगर इसके लिए अभी इसमें और अधिक उपग्रह जोड़ने होंगे। इस मायने में नाविक जीपीएस जितना अच्छा नहीं है, मगर दूसरे मायनों में इससे बेहतर है। दरअसल जीपीएस आपके लक्ष्य को 20 मीटर की सटीकता के दायरे में रखता है, जबकि नाविक को 20 मीटर से ज्यादा सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है। ये आपको लक्ष्य के लिए 5 मीटर तक की सटीकता उपलब्ध करा सकता है। ये भले ही व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन निर्देशित मिसाइलों जैसे सैन्य उपकरणों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक तकनीकी पहलू भी है जो नाविक को जीपीएस से ज्यादा सटीक बताता है। नाविक एक के बजाय 2 आवृत्तियों का इस्तेमाल करता है। ये किसी भी वायुमंडलीय त्रुटि को भेद कर उपग्रहों पर मौजूद रिसीवर को अधिक सटीक स्थिति उपलब्ध कराता है। और आखिर में सबसे अहम बात ये कि अमेरिकी जीपीएस और रूस के ग्लोनास जैसे सिस्टम उनके देशों की रक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिससे भू रणनीतिक जरूरतों के समय नागरिक सेवा बाधित होने की संभावना बनी रहती है। जबकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक नाविक पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में है और सरकार इसे जीपीएस की तरह वैश्विक बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। कुछ वक्त पहले तक वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की कतार में केवल अमेरिका के जीपीएस के अलावा यूरोप के गैलीलियो, रूस का ग्लोनास, चीन का बाइडो और जापान का QZSS या क्वेसी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम ही रहा है। लेकिन अब भारत ने भी खुद को इस कतार में शामिल कर लिया है। जापान का QZSS और भारत का नाविक अब एक क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की श्रेणी में है, मगर ये दोनों वैश्विक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। मजे की बात तो ये है कि केवल यही 6 देश उन देशों की सूची में शामिल हैं जिनके पास खुद के सैटेलाइट सिस्टम मौजूद हैं। इन्हीं कई खूबियों की वजह से नाविक अन्य वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से बेहतर है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं जो जीपीएस को रिप्लेस करने की राह में बाधा बनी हुई हैं। फिर सवाल यह है कि आखिर ये चुनौतियां क्या हैं और इनके समाधान क्या हो सकते हैं। तो पहली चुनौती इसका सीमित उपयोग है। असल में अभी नाविक का उपयोग बेहद सीमित है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल केवल सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग, समंदर में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी और अलर्ट भेजने और प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने जैसी जानकारी प्रदान करने में किया जाता है। सरकार इसकी उपयोगिता बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए स्मार्टफोन्स में इसके उपकरण को अनिवार्य करने का भी प्रयास किया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने मंत्रालयों को स्वदेशी नाविक आधारित समाधान विकसित करने के लिए भी कहा है। साथ ही सरकार स्थानीय उद्योग को नाविक के एप्लीकेशंस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। निश्चित ही इससे नाविक का उपयोग बढ़ेगा। अगली चुनौती इसका सीमित दायरा है। असल में नाविक क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसका दायरा भारत और भारत की सीमाओं के चारों ओर 1500 किलोमीटर तक ही सीमित है। इस दायरे के इतर क्षेत्र की स्थिति और नेविगेशन को नाविक के जरिए ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को दूसरे वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का सहारा लेना होगा, यानी उपयोगकर्ताओं को 2 एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करना होगा। ये किसी भी उपयोगकर्ता के लिए आसान नहीं होगा। जब उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय और वैश्विक नेविगेशन की सुविधा मिल रही है, तो कोई दूसरे मंच का इस्तेमाल क्यों करेगा? हालांकि स्थिति की सटीकता के मामले में नाविक जीपीएस से कम नहीं है।
कुछ मामले में तो ये अन्य से कहीं बेहतर है। इसके अलावा 2021 की उपग्रह नेविगेशन नीति में कहा गया है कि सरकार दुनिया के किसी भी कोने में नाविक के सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कवरेज का विस्तार करेगी और इस दिशा में सरकार प्रयासरत भी है। एक और चुनौती उपयोग के स्तर पर ही है। कईयों का मानना है कि जब गूगल मैप निःशुल्क है तो हमें नाविक के इस्तेमाल की जरूरत क्यों है। दरअसल गूगल मैप जीपीएस का इस्तेमाल करता है, जिस पर अमेरिका का नियंत्रण है। वैसे भी दूसरे देश पर निर्भर रहना कभी भी अच्छा नहीं होता। वे किसी भी वक्त आसानी से अपनी सेवा बंद कर सकते हैं। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान ऐसी घटना हो भी चुकी है, जब भारत ने अमेरिका से दुश्मन के ठिकानों के बारे में डेटा देने का अनुरोध किया था, मगर अमेरिका ने ये डेटा देने से इनकार कर दिया था। इसने भारत को खुद के स्वामित्व वाली नेविगेशन प्रणाली की जरूरत का एहसास कराया। आखिर में एक और चुनौती है। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि गूगल मैप पहले से ही अपनी सेवा दे रहा है, जिससे इस प्लेटफॉर्म पर उपयोग के दौरान आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को वक्त वक्त पर दूर कर लिया गया है और निरंतर इससे नई नई सुविधाओं को जोड़ा जाता रहा है। इससे गूगल मैप अधिक उपयोगकर्ता फ्रेंडली हो चुका है, जबकि नाविक के साथ अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें लगातार ऐसी कई दिक्कतें और परेशानियां आती रहेंगी जो उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनेगा और उनके मन में नाविक के उपयोग के प्रति नकारात्मक छवि बनेगी। मगर ये जरूरी नहीं है कि नाविक में भी वही दिक्कतें सामने आए। अगर आएंगी भी तो उन्हें दूर करने के लिए मशीनरी तैयार है। और वैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म का जब तक उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक पता कैसे चलेगा कि आखिर इसमें खामियां क्या क्या आ रही हैं। इस तरह से तो कोई भी नवीन संरचना उभर ही नहीं पाएगी। इसलिए इसमें कुछ और उन्नति आए, इसके लिए जरूरी है कि इसका कुछ मात्रा में उपयोग बढ़ाया जाए। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करता है, जब खुद को विकासशील और अल्प विकसित देशों का अगुवा बताता है, जब तकनीकी दुनिया में रोज नए परचम लहरा रहा है, ऐसे में नाविक को लेकर किसी के मन में सवाल नहीं रहने चाहिए। सरकार और वैज्ञानिक हर मुमकिन ऐसे सवालों के जवाब तैयार रखने के लिए ही नाविक को और बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आइए अब आज के कार्यक्रम पर आधारित सवाल को नोट कर लेते हैं। नाविक से आप क्या समझते हैं? व्यवहारिक जीवन में इसे उपयोग में लाना एक बेहतरीन विकल्प है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उम्मीद है ये आर्टिकल आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा।